जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हरियाणा में पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़ी तेजी से चल रही है और टॉप लेवल पर बहुत जो टॉप लेवल है, बिल्कुल जो पार्टी की हाई कमान है, दोनों मेन पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में, उनकी मीटिंग्स एक के बाद एक चल रही हैं। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग चल रही है और आज एक बड़ा इश्यू खड़ा हुआ है जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया और उसका असर बीजेपी पर भी है। वो ये है कि दोनों पार्टियां अपने सांसदों को इस चुनाव में उतारें या ना उतारें, इस मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अजय माकन ने उस बैठक को लिया। आज कह दिया गया कि किसी सांसद को विधानसभा में नहीं उतारा जाएगा और इसका सीधा असर इस बात पर होता है कि शैलजा जी को मैदान में नहीं उतारा जाएगा और वो अपने आप को मुख्यमंत्री की दावेदार बता रही थी, सीट भी तलाश रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसमें ये चर्चा हो रही है कि क्या हम अपने विधान जो सांसद हैं, क्योंकि उनका हाई प्रोफाइल होता है, वीआईपी प्रोफाइल होता है, उनको उतारें या ना उतारें, इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, खासतौर से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जहां 6-6, 7-7 सांसदों को विधानसभा में उतार दिया गया था और उनमें काफी संख्या में वो जीत कर भी आए थे। तो मेन हमारी चर्चा का मुद्दा ये रहेगा और जिन दो सीटों की हम चर्चा करेंगे वो भी वीआईपी सीट हैं, एक तरह से डबवाली, जहां चौटाला परिवार आपस में ही उलझा हुआ है, और बावल की सीट जहां राव इंद्रजीत का प्रभाव है। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे सारे एक्सपर्ट हाजिर हैं, उन सबको आप जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रेम जी के पास। प्रेम जी, ये जो कांग्रेस ने फैसला लिया है कि नहीं लड़वाना है किसी सांसद को, इसका हरियाणा की जो आने वाले चुनाव हैं उस पर क्या असर पड़ेगा और इसके क्या मायने हैं? देखिए कमल जी, अभी लोकसभा का चुनाव कुछ ही दिन पहले हुआ था और हरियाणा से जो लोकसभा के 5 सदस्य चुने गए, उनके अतिरिक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनका टेन्योर अभी लगभग 4 साल से ज़्यादा पड़ा है। और जिन सांसदों का 4.5 साल या 4 साल का कार्यकाल बचा हो, तो उनको प्रदेश में लेके आना, मैं समझता हूं कि एक गलती तो वो पहले कर चुके। अगर दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव ना लड़वाते, राज्यसभा की एक सीट 18 महीने और रह सकती थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में छुआ था, वो छूना आसान नहीं होता, क्योंकि मात्र एक सीट के फर्क से ही वो राज्यसभा में मेजोरिटी में आए हैं। ये गलती वो कर चुके। और इसी तरह से वेणुगोपाल जी भी राज्यसभा थे, उनको भी केरला से लड़वा दिया। तो कहीं ना कहीं वो गलती अब सुधारने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई होगी। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार प्रभावी विपक्ष है और उसे प्रभावी दिखना भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि देश की जनता भी इस बात को पसंद नहीं करती कि एक ही व्यक्ति को बार बार चुनाव लड़वाया जाए या उसको लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा सब जगह उनको एडजस्ट किया जाए। और इसका जो आप नकारात्मक पक्ष देखते हो कि कुमारी शैलजा का दावा इससे कमजोर हो जाएगा, तो ये परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। आपको बता दूं कि सांसद को भी विधायक दल का नेता चुना जाता रहा है। अभी ताजा उदाहरण आपके सामने नायब सिंह सैनी है, जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के सदस्य थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे, वो भी लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के तुरंत बाद आता है, 2-3 महीने में, विद इन 6 मंथ आता है। तो वो कोई बुद्धिमता नहीं है कि सांसदों को यहाँ उतार दिया जाए, फिर एक बाई इलेक्शन वहां की जनता झेले। अगर आपको लगता है कि मेजोरिटी आ रही है और किसी सांसद को ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। संविधान इस बात की आज्ञा देता है कि 6 महीने तो बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री हो सकता है। और हरियाणा में तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। अवतार सिंह बढ़ाना जी 6 महीने मंत्री रह गए थे बिना विधायक बने जी। और इसमें आप बीजेपी के संदर्भ में क्या कहेंगे, जहां ये चर्चा चल रही है कि राज्यसभा के जो 4 सांसद हैं उनको मैदान में उतारा जाए ताकि हैवी वेट लगे,
क्योंकि बीजेपी के देखिए, पास कुछ सीटों पर मैं आपको कैंडिडेट वही बात भी बता रहा नहीं हूँ कि है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी भी घटाना नहीं चाहेगी। अ, जी जिनका कार्यकाल कम बचा है, आप कृष्ण पवार जी की बात करेंगे इस राणा में, उनके पास क्योंकि कोई ऐसा मजबूत चेहरा और कोई है नहीं, तो हो जी सकता है कि उनको इस बात की अनुमति दे दी जाए। मैं जी ये तो मैं मान के चलता हूं कि लोकसभा के 5 सदस्यों में से शायद ही इस बात की अनुमति किसी को मिले कि वो विधानसभा का चुनाव जाकर के लड़े। जी जी। तो चलते हैं विनोद जी के पास। विनोद जी, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खबर तो ठीक है, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक चल रही है और बीच में से ये खबर निकल के आई कि पार्टी किसी भी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाएगी। ये लफ्ज ये पेश हुए हैं कि किसी भी सांसद को, मतलब केवल शैलजा ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा भी विधानसभा नहीं लड़ेंगे और भी कोई सांसद है तो वो भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन इसके राजनीतिक मतलब कुछ और है। मान जी लीजिए कि कुमारी शैलजा को उकलाना से वो लड़ना चाहती है, मान लीजिए उनको विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाती है, मान लीजिए, तो पेच ये फंसेगा कि ये बात हरियाणा में क्लियर हो जाएगी कि आगे जो मुख्यमंत्री पद की रेस है उसमें शैलजा भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा भारी पड़ रही है, या दीपेंद्र हुड्डा से या भारी पड़ रही है, या किसी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार से भी भारी पड़ रही है, क्योंकि वो अभी 6 महीने पहले चुनाव जीत के सांसद बनी है और उसके तुरंत बाद अगर उनको विधानसभा लड़वाया जाता है तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर हो जाएगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, बनाया जा सकता नहीं, बनाया जा रहा है, ये मैसेज जाएगा। परसेप्शन जी पे ही सारा खेल होता है। और अगर ये मैसेज जाता है तो जो आप कल सवाल पूछ रहे थे, परसों पूछ रहे थे कि जाट वोटर्स का मूड क्या रहेगा, तो नेचुरली जो जाट वोटर्स में इस वक्त धार है, जितना पोर्शन कांग्रेस के हक में खड़ा हुआ है, उसमें जो गर्मी है, जो धार है, वो टूट जाएगी। इन्वेस्टमेंट का जो उनका टारगेट है कि किसी भी सूरत पे जीतना है और पैसे लगाने हैं, वो सारा धाराशायी हो जाएगा। तो कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेगी कि अभी से ये मैसेज दे दे कि वो किसकी तरफ उसका झुकाव है, भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं या शैलजा को बनाना चाहते हैं। तो ये इसीलिए बहाना ये हुआ कि कोई सांसद नहीं लड़ेगा, लेकिन असली जो इसमें राजनीतिक पेच है वो ये है कि मैसेज गलत चला जाएगा और वो कांग्रेस इस बार इस मैसेज से बचना चाहती है, नंबर 1। जी इसका दूसरा, जी जी पूछिए। जी विनोद जी बोलिए। दूसरा आपने कहा इसका एक कि सर, इसका एक रिवर्स पहलू भी है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया में ये डालना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस जो है दलितों की बात करती है, बहुत दलितों की बात करती है, जो राहुल गांधी जी का शुरू ऊपर एजेंडा चल रहा है। तो अगर वो इतनी दलितों की बात करती है तो शैलजा जी को पेश क्यों नहीं कर रही है देखिए, कि सीएम के चेहरे में? देखिए मेरी बात सुनिए, ये ना हर एक का अपना अपना परसेप्शन होता है कि मेरा ये दाव बहुत बढ़िया है, लेकिन जी कई बार वो दाव उल्टा भी पड़ता है। जैसे जी बीजेपी ने कहा कि अच्छा अगर शैलजा दलित शैलजा को पहले ही क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते, अगर बीजेपी कांग्रेस अगर दलितों की इतनी हितैषी है तो शैलजा को पहले ही क्यों नहीं पेश कर देते। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि इससे दलित वोटर्स में थोड़ा रिवर्स बैक होगा, बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जितना शैलजा का नाम डिबेट में आएगा उतना जी वो डाउन द लाइन उनकी चर्चा हर दलित परिवार तक पहुंचेगी। मैं उसका रीजन बताता हूं कि कुमारी शैलजा 1988 में पहली बार पॉलिटिक्स में आई, जी आज 36 साल हो गए, यानी आज 2024 चल रहा है। जी कुमारी शैलजा ने कभी भी इतना अग्रेसिव कैंपेन अपने लिए कभी नहीं किया, तो इसलिए जी वो गांव गांव तक उनके नाम की चर्चा कभी पहुंची नहीं। पहली जी दफा इस लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद मैं देख रहा हूं कि नारनौल में भी वो रैली करने की हिम्मत कर रही है और उनका जो कैंपेन है ना, अपना सोरखी गांव शुरू कर दीजिए, जैसे ही रोहतक बेल्ट से आप आगे निकलते हैं तो बहुत पोस्टर, नए नए लोग, नई नई महिलाएं शैलजा के नाम के पोस्टर लगे हुए हैं। ये कुछ कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देश में दलित राजनीति का स्वरूप चेंज होता है। जब से पिछले कैंपेन में राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ा, आदिवासी का कैंपेन शुरू किया है,
अल्पसंख्यक भी जोड़े हैं, तो टोटल वो 90% बोलते हैं। तो ये जो 90% की आवाज है ना, ये 90% की जो आवाज है कांग्रेस लीडरशिप की, ये फील्ड में दलित नेताओं को ताकत दे रही है। शैलजा के पक्ष में पहले कभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जितना इन्वेस्टमेंट अब फील्ड में हो रहा है, और वो नजर आ रहा है, मतलब विजिबल है। तो ये देश में जो दलित राजनीति चेंज हो रही है, उसका एक प्रतिफल है कि हर स्टेट में होगा ये, आप देखना, हर स्टेट में दलित लीडरशिप, बैकवर्ड लीडरशिप आगे बढ़ेगी, और जो जिनका कभी दावा नहीं होता था वो भी दावा पेश करेंगे। तो बीजेपी का ये कैंपेन की, अच्छा आप शैलजा को चेहरा घोषित कर दीजिए, ये दाव है, ये पेच है। और अपने हिसाब से उनका पेच ठीक है कि यार भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के बीच में मामला पूरा फंस जाए तो हमारी बात बड़े आराम से बन जाएगी, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर मेरा पक्ष ये है, जो मैं असेस करता हूँ, कि जिस पॉलिटिशियन की आप डिबेट ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा चर्चा होता है, उसको बिना पैसे के पब्लिसिटी मिलती है, वो आम लोगों तक पहुंचता है। लोग दोनों तरफ सोचते हैं, अच्छा भाई इसको बनाना चाहते हैं, इसको नहीं बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। अल्टीमेटली डिबेट में नाम तो शैलजा का ही आएगा ना, तो शैलजा हर जगह पहुंचेगी। जी प्रेम जी, आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या बीजेपी इस पे रिवर्स गियर लगा सकती है कांग्रेस के लिए, या कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा खड़ा कर सकती है? एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इसमें, ऐसा पोटेंशियल है क्या कि शैलजा को क्यों नहीं बना रहे, अगर दलितों की बात कर रहे हो तो? देखिए, किसी भी पार्टी के आंतरिक मामले में बोलने का दूसरी पार्टी को हक नहीं होता। अगर कोई बोलता है तो मैं समझता हूँ उसी पार्टी का नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी, अगर विनोद जी जैसे बोल रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार कुमारी शैलजा का नाम लेगी तो एक उनकी तरफ से भी काउंटर हो सकता है कि आपने कितने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, हमने तो बनाया। ये बोल देंगे कि पंजाब में हमने तो चन्नी को बना दिया था, देश में पहले, सबसे पहली बार। उनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी श्रेणी से आता है। तो ये सवाल काउंटर अटैक भी होता है, फिर केवल एक तरफ से नहीं होते। कांग्रेस के पास भी वो सवाल पूछने की हिम्मत हो सकती है फिर उसके बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक बार के अलावा कभी भी दलित को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जी देखिए, चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं। जी देखिए, बीजेपी की बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि उसको कांग्रेस के मुद्दों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसने अपने 10 साल के टेन्योर में इतने काम किए हैं, जितने भी किए हैं वो थोड़ा अलग हटके हैं। अपने कामों पे ही बीजेपी को मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए, और उसी से बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, कंसोलिडेट होगा, बीजेपी को फायदा होगा। जी, जो दूसरा मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो मुद्दा ये है कि बीजेपी जो ये पॉलिसी चल रही है मेहता जी, कि हम सांसदों को उतारें और उनको उनके, क्योंकि एक वीआईपी सीट हो जाएगी तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। ये स्ट्रेटजी कैसी लगती है आपको? देखिए, ये उनका ट्रस्टेड हथियार है और ये कामयाब भी हुआ है। उसका मैं रीजन बताता हूँ कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को कभी नीचे धरती से नहीं उठाती, वो सीधा आकाश से बमबारी करती है, हवाई जहाज की तरह पूरे बम फेंकती है, और एक ऑरा क्रिएट करती है कि हम लोग इनसे बहुत 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 आगे हैं। बीजेपी ने राजस्थान में अपने मेंबर पार्लियामेंट उतारे, लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, मेंबर पार्लियामेंट को चुनाव, आपके पास एमएलए के कैंडिडेट नहीं है। लेकिन ये गलत साबित हुआ। वोटरों ने मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी बीजेपी के उतारे गए बड़े नेताओं को वोट दिए। इससे एक ऑरा खड़ा होता है। हरियाणा में भी अगर बीजेपी किसी सांसद को उतारती है या किसी बड़े नेता को उतारती है तो चुनाव का जो साइज है ना, वो थोड़ा सा दूसरा नजर आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी की जो प्लान होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो अमित शाह बनाते हैं। और अमित शाह ने कई हथियार आजमा लिए, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट को वो आजमा चुके हैं। उनका अनुभव इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और वो एक ही बात करते हैं कि चुनाव में ना गुब्बारे को फुलाए रखो, यानी चुनाव प्रचार को इतना आगे रखो कि गुब्बारा फूला रहेगा, तो जो 10 सीटें आ रही हैं तो 15 आएंगी।
15 आ जी रही है तो 20 आएंगी, 20 आ रही है तो 25 आएंगी। गुब्बारा जी फुलाने का फायदा ये होता है। तो अगर जी बीजेपी ऐसा सोच रही है तो वो अपना ट्रस्टेड हथियार आजमा रही है, जो पहले वो 2 स्टेट में आजमा चुकी है। जी। एक नया विषय और उठा है, नई डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल, उस पर थोड़ी बात करते हैं प्रेम जी से। प्रेम जी, बीएसपी ने अपने 4 प्रत्याशी घोषित किए कल। जी तो जगाधरी से दर्शन लाल खेड़ा, असंध से गोपाल सिंह राणा, नारायणगढ़ से हरविलास सिंह, अटेली से ठाकुर अतरलाल। आपकी नजर में ये जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, इनका वेटेज क्या है? क्या इनके पास कोई अपनी पर्सनल इक्विटी है या ये जनरल किस्म के कैंडिडेट हैं? देखिए, नारायणगढ़ का जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं। जी और जो असंध के प्रत्याशी हैं उनके पिताजी पिछली बार दूसरे नंबर पे थे, लगभग 1200 वोट से चुनाव हारे थे। जी दर्शन लाल खेड़ा इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, और जगाधरी ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां बहुजन समाज पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। तो जी ये इनका वोट बैंक है और प्रत्याशियों का चयन बहुत अच्छा है। मैं एक प्रत्याशी उनमें से चौथे नंबर पे जो है उनको मैं नहीं जानता, तो बाकी लोगों के बारे में मुझे जानकारी है। और वहां भी जातीय समीकरण बना करके किसी ठाकुर को लेके आना कहीं ना कहीं किसी मैं समझता हूँ स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। जी जी। पिछली दफा विनोद जी, आपके पिछली दफा जी मंडी अटेली से शायद यही अतर सिंह थे जो 30,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। और जी मंडी अटेली जी में राजपूतों का एक वोट बैंक है, जिनका हमेशा से नहीं, उससे 4 अहीर सीटों में फायदा मिलता है। महेंद्रगढ़ में अहीर राजपूत समाज बहुत के ज्यादा साथ ऐसा रहा है। है। जी मंडी जी अटेली में राजपूत वर्सेस अहीर कई जगह हुआ है, कई गांव में होता है, लोकल इशू भी होते हैं ना नहीं, कई जहाँ बार। जी जी जाट वर्सेस बाकी स्टेट में जाट वर्सेस अदर्स होता है, अहीरवाड़ में अहीर वर्सेस अदर्स होता है। होता है, लोकल इशू होते हैं, गांव गांव में टकराव होता है, मोहल्ले मोहल्ले में टकराव होता है। कोई पानी की लड़ाई है, कहीं खेत की लड़ाई है, कहीं वैसे ईगो की लड़ाई है। तो वो ऐसे नहीं अतर सिंह को वोट मिले, बीएसपी को वोट मिले थे पिछली दफा। यही यही वजह थी कि जो नॉन अहीर था वो बीएसपी के वो पक्ष में खड़ा हो गया। पृथला में टेकचंद शर्मा जी ऐसे ही जीते थे। आप यमुनानगर जी जगाधरी की बात कर रहे थे, जगाधरी में तो जब जनरल सीट छछरौली थी तब वहां अमन कुमार नागरा मात्र 400 वोट से आ रहे थे। जी देखिए, आपकी अपनी नहीं सीट पे, आप थानेसर से बिलोंग करते हो, आपकी जी अपनी सीट से भी इस बार एक इश्यू बढ़ने वाला है। डीडी शर्मा का कैंपेन ये चल रहा है कि भी लगातार यहाँ पंजाबी बनते हैं, चाहे कांग्रेस से बने चाहे बीजेपी से बने, इस बार पंजाबी को हटाओ। वहां पे ब्राह्मण वोट भी अच्छा खासा है। तो देखो, ये लोकल इश्यू है। अब ये ठीक है गलत है, इस पे अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन ये जी लोकल इश्यू बनेगा जरूर। चलिए चलिए, 2 और सीटों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जोगिंदर जी, आपके पास कोई जानकारी है ये जो बीएसपी ने अपने 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं इनको लेकर? आपका अनम्यूट कर लें, अनम्यूट अनम्यूट कर कर लें लें इसको। कथुरिया जी, अनम्यूट करें। कथुरिया जी, फोन को अनम्यूट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ राहुल जी जी जी, मैं बोलिए बोलिए, आ गई आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ 4 जो प्रत्याशी उतारे हैं बीएसपी ने, अलग अलग जातियों से ये प्रत्याशी उतारे हैं। जो जगाधरी से दर्शन लाल खेड़ा जी हैं, ये शायद पंजाबी जाति से हैं। और पंजाबी कम्युनिटी का जो कोर वोट बैंक है वो भाजपा का कोर वोट बैंक है। आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, तो कहीं इनका जो बढ़ाव है वो भाजपा को नुकसान ना कर जाए। वहां कंवरपाल गुर्जर जी जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, इनका लगभग चुनाव लड़ना तय है। तो मुझे लगता है कि दर्शन लाल खेड़ा जितना चुनाव में बढ़ेंगे उसका ज्यादा नुकसान कंवरपाल गुर्जर जी को हो सकता है। और जी जो असम से प्रत्याशी हैं वो शायद रोड बिरादरी से है, राणा गोपाल सिंह राणा हैं। हाँ जी, राजपूत है, 2 राजपूत है, 2 राजपूत। राजपूत हैं। 4 में से 2 राजपूत है। जो राजपूत को भी आज के दिन कोर वोट बैंक वो भाजपा का ही कोर वोट बैंक है। जिस प्रकार के प्रत्याशी आए हैं, मुझे लग रहा है कि
नुकसान ज्यादा भाजपा को होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो रविदासिया समाज और जाट कम्युनिटी का वोट बैंक, ये कोर वोट बैंक है कांग्रेस का। और जो ज्यादा प्रत्याशी आए हैं उन कम्युनिटी से आए हैं जो कि भाजपा का कोर वोट बैंक है। विनोद जी, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर कोई नुकसान होता है तो बीजेपी को होगा? देखिए, इस पे ज्यादा बढ़ना इसलिए नहीं चाहूंगा मैं कि बसपा जी। जितनी जल्दी लिस्ट जारी करती है उतनी जल्दी कैंडिडेट विड्रॉ भी कर लेती है। तो जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाए, बसपा का कौन सा कैंडिडेट रहेगा और कौन सा विड्रॉ हो जाएगा, आपने तो देखा, यूपी में देखा, रोज कैंडिडेट विड्रॉ होते थे, रोज नया कैंडिडेट आ जाता था। जी तो जी इसलिए इस जी पे अभी सिर्फ देख सकते हो कि हाँ इन्होंने क्या किया है, लेकिन नहीं, वो इससे हो ज्यादा चुका, चर्चा करने की अभी वो हो चुका जरूरत है। नहीं है। असंध में पहले जी पिता को जी किया, पुत्र को किया है। जी जी जी। जोगिंदर जी, एक बार फिर आपसे बात करते हैं। आप जरा बताएंगे कि, डबवाली के जो कैंडिडेट्स हैं, हम अब सीटों की चर्चा कर रहे हैं, डबवाली सीट को पहले लेते हैं क्योंकि ये बड़ी वीआईपी सीट है और परिवार इसमें उलझा हुआ है, पूरा चौटाला परिवार। तो किस किस के नाम हैं लिस्ट में, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, डबवाली में पहले भी देवीलाल परिवार आमने सामने होता रहा है और इस बार जो संभावना जताई जा रही है, देवीलाल परिवार से 3 प्रत्याशी आमने सामने हो सकते हैं। डॉक्टर केवी सिंह, जो कि अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला दोनों से चुनाव में मात खा चुके थे, उनके बेटे अमित सियाग ने पिछली बार आदित्य देवीलाल को ये चुनाव हराकर एमएलए बने थे। इस बार भी अमित सियाग की कांग्रेस से लगभग टिकट फाइनल दिखाई दे रही है। केवल 4 प्रत्याशियों ने वहां पर टिकट के लिए अप्लाई किया है, उसमें से मुझे अमित सियाग लगभग फाइनल नाम प्रतीत हो रहे हैं। वहीं डबवाली से इस बार जो उनके पिताजी और माताजी दोनों यहाँ के विधायक रह चुके हैं, अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला, तो इस बार उनके छोटे सुपुत्र दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली में लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह चौटाला जेडीपी के यहाँ प्रत्याशी हो सकते हैं और भाजपा एक बार फिर आदित्य देवीलाल पर दांव खेल सकती है। तो देवीलाल परिवार के 3 प्रत्याशी मंडी डबवाली में आमने सामने हो सकते हैं। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, थोड़ा डबवाली का हिस्ट्री ज्योग्राफिया हमारे दर्शकों को बताइए, थोड़ा अपना इस पर प्रकाश डालिए अपने ज्ञान का। अमित जी आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक अनम्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो डबवाली विधानसभा सीट है वो अपना 2009 से पहले एससी रिजर्व होती थी। उस टाइम जो था लगभग इस सीट पर ज्यादातर इनेलो का ही दबदबा रहा। 2009 से जो है ये सीट जो है वो सामान्य हो गई और उसमें 3 चुनाव हुए हैं अभी तक, 2009, 14, 19 का। 2014 में यहाँ से 2009 में यहाँ से अजय सिंह चौटाला जो है यहाँ से विधायक बने। 2014 में उनकी पत्नी नैना चौटाला यहाँ से विधायक बने। 2019 में देवीलाल परिवार से ही जो है अपना अमित सियाग जो है वो कांग्रेस के, वो यहाँ से विधायक बने। तो डबवाली सीट जो है वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कई बड़े गांव भी आते हैं जैसे, और इस सीट पर दबदबा जो है चौटाला परिवार का, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हों, इनका ही दबदबा रहता है। सामान्य होने के बाद से तो अब 3 चुनाव हुए और तीनों में ही देवीलाल परिवार के ही सदस्य जो है यहाँ से विधायक बने। जी प्रेम जी, आप अपना इस बार क्या लगता है आपको, ये तीनों, ये चौथा जो आईएनएलडी है वो भी क्या अपने परिवार के ही किसी सदस्य को यहाँ पर उतारेगा मैदान में? क्या है आपकी जानकारी, क्या है, और एनालिसिस कीजिए इस सीट का थोड़ा सा। देखिए कमल जी, डबवाली परंपरागत सीट है इंडियन नेशनल लोकदल की और वो चौधरी देवीलाल के गृह क्षेत्र में आती है। ओम प्रकाश चौटाला जी उनके पुत्र हैं, अभय सिंह जी पार्टी की कमान संभालते हैं। चौटाला गांव डबवाली का ही हिस्सा है और आप शुरू से लेकर के आज तक की अगर बात करेंगे तो या तो जब तक ये सीट सुरक्षित थी तो यहाँ गोवर्धन दास चौहान जी और एक बार उनकी सुपुत्री यहाँ से निर्वाचित हुई है। बाकी हर बार इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी यहाँ से जीता है। 3 बार मणिराम जी जीते हैं जो चौटाला गांव के ही थे और उनके बाद उनके सुपुत्र 2 बार डॉक्टर सीताराम
5 बार उसी परिवार का व्यक्ति वहां से इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे जीता है। सामान्य होने के बाद जो पहला चुनाव था 2009 में, उसमें डॉक्टर अजय सिंह वहां से विधायक बने थे। उससे अगले चुनाव में उनकी पत्नी नैना चौटाला विधायक बनी। और 19 के चुनाव में क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने परिवार का सदस्य खड़ा नहीं किया था, वहां डॉक्टर सीताराम को एक बार फिर से टिकट दी गई थी। और सामान्य सीट पे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट दे करके, और जब आप कहते हो कि बड़े परिवार के सामने, तो मैं समझता हूं कि वहां अमित सिहाग और क्योंकि अजय सिंह जी की पार्टी से जेजेपीसी भी कोई वहां उनके परिवार से नहीं था, तो चौधरी देवीलाल जी के परिवार से अमित सिहाग थे। तो लोग उस परिवार को और उस घर को उस क्षेत्र में बहुत मान सम्मान देते हैं। और इस वजह से अमित सिहाग जी वहां, बेशक वहां चौधरी देवीलाल के पुत्र आदित्य चौटाला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और टफ कंटेस्ट था, परंतु क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो कभी क्षेत्र रहा नहीं, तो इसलिए वहां पर अमित सिहाग के पिता क्योंकि लगातार 2 बार हारे थे, वहां से एक सिंपथी थी उनके साथ। उनका टिकट भी कटा था, चौधरी रणजीत सिंह का भी टिकट कटा था, अगर आपको याद हो। तो उन सब की एक सहमति थी कहीं ना कहीं कि ये लगातार हारते रहे, क्योंकि डॉक्टर केवी सिंह का चुनाव हारने का भी शायद बड़ा रिकॉर्ड है। उनके पिताजी भी, डॉक्टर केवी सिंह के पिताजी भी बहुत पुराने जनसंघी थे, आपको अगर जानकारी हो तो उसी परिवार के थे, परंतु वो विचारधारा से अलग थे। मैं अभी जो बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं रहा कभी क्षेत्र, डॉक्टर केवी सिंह के पिता और अमित सिहाग के दादा गणपत राय जी वो भारतीय जनसंघ में ही थे और चौधरी देवीलाल के राजनीतिक विरोधी थे, बेशक परिवार के सदस्य थे। तो इस बात का आप गुणा भाग आप करते रहे। अभी आपने सिर्फ 3 पार्टियों का नाम लिया, वहां और लोग चुनाव लड़ेंगे और परिवार के लोग भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वहां कोई समीकरण ऐसा बने कि परिवार के अलावा किसी को लड़वा दिया जाए। मैं मेरी बात से सहमत होंगे कि वहां दावेदारों की कमी नहीं है। वहां विनोद जी टिकट मांगते हैं या वो वहां हल्का अध्यक्ष हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष वहां इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। और अगर पंजाबी समाज में वो टिकट चली जाती है तो परिवार का साथ मिलने के बाद तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ भी हो सकती है। और अगर लोगों का दबाव ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को वहां आना पड़े, क्योंकि दिग्विजय सिंह का कैंडिडेचर वहां घोषित हो चुका। कांग्रेस के सिहाग का भी लगभग ये मान के चले और आदित्य चौटाला का भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के पास फाइनल है। उनके विकल्प के रूप में केवल देव कुमार शर्मा है। देव कुमार शर्मा एक बार रोडी में और एक बार डबवाली में भारतीय जनता पार्टी आजमा के देख चुकी है। उनको कुछ महीने पहले जब चेयरमैन बनाया गया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको इस बार डबवाली में प्रत्याशी बनाया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से मुखर होकर के कहीं ना कहीं आदित्य ग्रीवेंसेस कमेटी में बोले, फिर उनको बनाने का जोर भारतीय जनता पार्टी को लगाना पड़ा और मैं समझता हूं कि उनका कैंडिडेचर भी लगभग फाइनल है। तो ये सीट तो परंपरागत है ही परिवार की और विचारधारा की भी बात। तो आप यहाँ 3 तरफा चुनाव देख रहे हैं या 4 तरफा चुनाव देख रहे हैं? देखिए, चुनाव अंत में आते आते 2 लोगों के बीच में रह जाता है जी। वो 2 कौन है, लीड कौन लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। परंपरागत रूप से वो इंडियन नेशनल लोकदल की सीट है। पिछली बार यही हुआ था कि वहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सामान्य सीट पे लड़वाने की गलती हुई और इस बार उस सुधार का प्रयास मैं समझता हूं किया भी जा रहा है। हालांकि डॉक्टर सीताराम बहुत बेहतरीन प्रत्याशी रहे हैं। वो 2 बार वहां से विधायक बने, 3 बार उनके पिताजी बने। मैंने जैसे पृष्ठभूमि आपको बताई, कमजोर नहीं है वो। बहुत तो कौन पॉसिबल कैंडिडेट है आईएनएलडी में से? आईएनएलडी का मैंने आपको बताया कि परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, श्रीमती कांता चौटाला भी हो सकती हैं, विनोद अरोड़ा जी भी हो सकते हैं। अगर किसी सिख को लड़वाया जाता है तो मीनू बराड़ हो सकते हैं। नाम तो वहां बहुत सारे हैं, जो टिकट के दावेदार भी बहुत सारे हैं। तो किसी ने ये निर्णय
पार्टी का आला कमान लेता है, और मैं समझता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह के अलावा डबवाली का कोई निर्णय नहीं कर सकता। जी, आखिर में इस सीट को लेकर विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपके इनपुट्स जो ग्राउंड से आ रहे हैं वो क्या समीकरण बता रहे हैं और किसे आगे या पीछे दिखा रहे हैं, जैसा कि आप हर रोज बताते हैं हमको? देखो, जहां तक कांग्रेस टिकट की बात है, जी कांग्रेस की टिकट यहाँ अमित शाह को मिलना तय है। उसका रीजन क्या है? जी डॉक्टर केवी सिंह ने दोनों ग्रुपों के बीच में अपनी बैलेंसिंग कर ली है। कहने को डॉक्टर केवी सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब है, और ये सच भी है, उन्होंने उनको ओएसडी भी रखा, और वो पिछली बार अमित की टिकट भी उनकी मदद से ही ले पाए, नहीं तो 3 बार हारे के हिसाब से रंजीत की टिकट कटी तो केवी सिंह की भी कटनी चाहिए थी, और फैमिली में टिकट नहीं जाती। लेकिन वो भूपेंद्र जी सिंह हुड्डा ने जो गुगली घुमाई तो वो गुगली केवी सिंह के काम आ गई। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में केवी सिंह पहले आदमी थे जिन्होंने शैलजा को कहा कि भाई मैं डट के आपका साथ दूंगा, आपको मेरी डबवाली से जिता के भेजूंगा, आपको किसी तरह का शक शुबा नहीं रखना चाहिए। कुमारी शैलजा को ये शक रहता था कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी हैं वो नुकसान ना कर दे। तो केवी सिंह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भी मैं आपको जिता के भेजूंगा। हालांकि माहौल था, लेकिन उन्होंने उनका साथ दिया। तो वो जो कर रहे थे वो अमित शाह की पटड़ी को ठीक करने के लिए कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि अमित शाह का जो परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा में वो अच्छा रहा है, तो उनके खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात है नहीं। अब सवाल आ गया इसमें जो पेच है, इसमें एक पेच ऐसा है जो किसी भी पार्टी की परिस्थिति को बदल सकता है। मान लीजिए दिग्विजय चौटाला लड़ते हैं और आदित्य चौटाला लड़ते हैं, और इनेलो से भी कोई जाट उम्मीदवार लड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 29% का सिख पॉपुलेशन है। अगर 3 उम्मीदवार जाट लड़ रहे हैं तो बीजेपी को यहाँ पे किसी सिख को, शहरी सिख को टिकट देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा 2 लाइन में समझा भी दूं कि डबवाली है क्या। डबवाली शहर का वोट है 60,000, और उसके बाद जो जीटी रोड है उसके 2 पार्ट है। एक पार्ट में सिख बेल्ट है और एक पार्ट में जाट बेल्ट है। जाट बेल्ट में भी अदर कास्ट हैं और सिख बेल्ट में भी अदर कास्ट हैं, लेकिन जाट बेल्ट के गांव में सिख नहीं है और सिख बेल्ट के गांव में जाट नहीं है, तो 2 अलग अलग बेल्ट हैं। चौधरी देवीलाल भी अगर सरसा जिला से पार्लियामेंट ठोक के जीतते रहे हैं या जितवाते रहे हैं तो वो जाट और जट सिख का कॉम्बिनेशन बना के रखते थे। जट सिख हमेशा चौधरी देवीलाल के साथ रहा है, वो जाट राजनीति के साथ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन चौधरी देवीलाल परिवार के साथ इसलिए रहता था कि सिरसा पार्लियामेंट में, जिले में जो डिमांड है वो नहरी पानी की डिमांड है, ट्यूबवेल कनेक्शन की डिमांड है। दूसरा वहाँ जो रोडी डबवाली हल्का है, यहाँ पे भुक्की का बहुत कारोबार होता है। ये भुक्की होती है, पोस्ट बोलते हैं इसको, ये अफीम का पाउडर होता है, अफीम का अलग निकल जाती है और पौधे को जो पाउडर होता है, तो ये वहां पे इसलिए ज्यादा चलता है कि इसको खाने के बाद एक धारणा है कि काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, यानी खेत में काम करना है तो ताकत डबल हो जाती है। तो जो भुक्की पोस्ट का जो भी यूजर है या व्यापारी है, उसको सबसे नजदीक, अगर थाने में कोई मामला फंस जाता है तो उसको सबसे नजदीक चौटाला परिवार का आदमी लगता था कि वहां जाओ, टेलीफोन कराओ, तो कम से कम जायज नहीं तो नाजायज तो नहीं फंसोगे। तो इसलिए जट सिख जो है ना, इन 3-4 कारणों से चौधरी देवीलाल के साथ रहा है। लेकिन जट सिख को किसी पार्टी ने वहां ट्राई नहीं किया कभी। बीजेपी, जबकि सबसे ज्यादा वोट उन्हीं का है। अगर जट सिख ट्राई हो जाता है बीजेपी के, रह गया कि आदित्य का क्या होगा। आदित्य को सरकार में भी एडजस्ट किया जा सकता है, आदित्य के लिए एक तो सीटें और दिए जहां से उनको लड़ाया जा सकता है, वो डबवाली से बेटर रहेंगे। लेकिन यहाँ से अगर जट सिख लड़ाया जाता है तो मुकाबला तिकोना हो जाएगा, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर इनेलो वर्सेस जजपा को कंपेयर करना हो तो सिरसा जिला में जजपा के मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत है। उसका कारण है कि अभय सिंह का 1-to-1 कांटेक्ट, और ये लोग जो दोनों हैं ये सिरसा से हमेशा से दूर रह के हिसार से अपनी राजनीति शुरू करते हैं। कहने को सिरसा से हैं,
लेकिन अपनी राजनीति हार जिले से करते हैं और अभय सिंह अपनी राजनीति सिरसा जिला से करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ इनेलो कांग्रेस और बीजेपी का ट्रायंगुलर हो सकता है अगर वो सिख को टिकट देते हैं, नहीं तो दिग्विजय सिंह भी मुकाबले में तो रहेंगे। देखिए मेहता जी, इसमें आपने कहा कि सिख को टिकट देंगे। पिछली बार जननायक जनता पार्टी ने सरबजीत मसीता को टिकट दी थी, सिख थे, और उनका वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ था। आपको याद हो चौधरी बंसीलाल ने भी मैं आपको बीच में ही काट के बोल रहा हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल हुआ था कि जजपा का सरसा में प्लेसमेंट शुरू से बना ही नहीं। सरसा में अगर वही व्यक्ति अगर इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे होते तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो अलग होता, क्योंकि वो जजपा की टिकट पे थे और जजपा अपनी राजनीति फतेहाबाद के बाद और हिसार के बाद शुरू करती है, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जजपा 10 सीटें ले जाएगी। अगर ये उम्मीद होती कि जजपा इनेलो से भारी है तो जजपा के कैंडिडेट का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग रहता। एक और बार अब आगे बीजेपी भी एक्सपेरिमेंट हो चुका। अगर आपको याद हो तो जब चौधरी बंसीलाल जी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भी एक सिख को टिकट दी थी। अब ये बात भी मैं यही बता देता हूँ कि हरियाणा विकास पार्टी जब चढ़ी थी ना तो उसकी जो रीच हुई थी वो फतेहाबाद पे आके रुक गई थी। सरसा जिला में उसकी रीच नहीं हुई थी। अगर सरसा जिला में उनकी रीच हो जाती तो उनका सिख कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस करता। उस वक्त सरसा जिला में ये था कि चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, इनेलो की सरकार आएगी। और आप देखो बड़े क्लोज होके मुकाबला दोनों में हरियाणा विकास पार्टी और इनेलो में ही क्लोज हुआ ना। 33 सीटें हईपा ले गई और 23 इनेलो ले गई। 90 में से 56 तो दोनों पार्टियों को चली गई ना। कांग्रेस भी फुटकर में चली गई और बीजेपी भी फुटकर में चली गई और बाकी इंडिपेंडेंट जीते। जी इन सीटों अमित सिहाग को पिछली बार यहाँ 66,000 वोट मिले थे, 67,000 कह सकते हैं। आदित्य चौटाला को 51,000 और जेजेपी को 23,000 वोट मिले थे। तो मेहता जी, इस बार का अंतिम कंक्लूजन डब वाली सीट को लेकर क्या है कि अभी ये फंसी हुई सीट है, कोई भी जीत सकता है, या कांग्रेस आगे है, या किसको कहेंगे कि क्या स्थिति बन रही है? नहीं, देखो सारे प्रोस्पेक्ट्स देखें तो आज की डेट में इनेलो और कांग्रेस में क्लोज है जी। और लेकिन फिर भी कांग्रेस को अर्बन वोटर का एज है। इनेलो को डबल शहर में वोट कम पड़ता है और कांग्रेस को डबल शहर में ऑटोमेटिक वोट मिल जाता है। जब तक बीजेपी वहां स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है डबल शहर में तो वोट कांग्रेस को जाएगा। अगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जैसे मैंने कहा कि किसी शहरी सिख को टिकट दे दे, तो फिर नतीजे और तरह के आएंगे। लेकिन अभी महीना पड़ा है वोट पड़ने को, महीने से भी 4 दिन ज्यादा है। आज की डेट में 21 कांग्रेस है जी, 21 कांग्रेस है श्योर जी। जी चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट की जो हम बात करेंगे वो बावल की सीट है। बावल की सीट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ के कैंडिडेट्स और यहाँ का ज्योग्राफिया के बारे में अमित जी के पास रेवाड़ी में पार्लियामेंट गुड़गांव है, डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी है, माफ कीजिएगा, कि रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। पार्लियामेंट्री सीट जो है वो गुड़गांव है। अमित जी, इसका ज्योग्राफिया बताइए, क्या है, क्या खास पॉइंट है इस सीट के बावल के? बावल विधानसभा सीट की बात करें तो जो बावल विधानसभा सीट है वो शुरू से ही जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित रही है, रिजर्व रही है। इस सीट पर जो है रामपुर हाउस का अपना एक अलग प्रभाव है। राव इंद्रजीत का इस सीट पर एक अच्छा प्रभाव है और रामपुर हाउस भी जो है इसी विधानसभा का ही हिस्सा है, जो है बावल विधानसभा सीट का ही हिस्सा है। बावल विधानसभा सीट पर पिछली बार का अगर बात करें 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें बीजेपी को मिले थे 48% वोट, जबकि जेजेपी को मिले थे 21% और कांग्रेस को 25%। इस बार जो है सिनेरियो बदल सकता है। इस बार का सिनेरियो कि जेजेपी के हिस्से का जो वोट है, जो जाट वोट है, बावल में जाट वोट जो है अच्छी संख्या में, वो वोट जो है जो पिछली बार जेजेपी को मिला था वो कांग्रेस की तरफ है। अगर ऐसा होता है तो दोनों बीजेपी काफी क्लोज कंटेस्ट हो सकता है इस सीट पे, जो है बावल विधानसभा सीट पर। बावल विधानसभा सीट की अगर बात करें, इसमें एक ग्रामीण सीट है पूरी, एक छोटा सा बावल शहर आता है, बाकी टोटली ग्रामीण है। इसमें 180 के करीब गांव है इस बावल विधानसभा सीट पर।
और एक ये बता दूं कि जो जाटों का जो बेल्ट है जो है बावल सीट में आती है, वो बावल ब्लॉक में पड़ती है। इवन बावल शहर भी जो है वहां पे जाट मटाता अच्छी संख्या में है। और बाकी इसमें 2 ब्लॉक और पड़ते हैं, खोल ब्लॉक और रेवाड़ी ब्लॉक। खोल ब्लॉक और रेवाड़ी ब्लॉक में जो है अहीर मतदाता और दूसरी जो कास्ट है वो अच्छी संख्या में है, मतलब वो ज्यादा आती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो अहीर है, मतलब जो यादव वोट है, वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बड़ी कास्ट जो है वो पे जाट है बावल विधानसभा सीट पर। और बावल विधानसभा सीट को लेकर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रामपुरा हाउस की वजह से जो है ये सीट अभी तक जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व नहीं है। लोगों का ये कहना था कि यहाँ से कोई और अहीर नेता ना पनप पाए रामपुरा हाउस के बाहर का, तो इस सीट को जो है हमेशा से ही जो है एक रिजर्व रखा गया, जो वहां के लोगों का मानना था, मतलब जो जी। और इस सीट चलते हैं जोगिंदर जी। जी 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 बोलिए। एक मैं और कहना चाहूंगा, हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा इस सीट पर जो अगर हम बात करें, बीजेपी की तरफ से बनवारी लाल है जो है यहाँ पे दावेदार है, और जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ से जो है अपना एक नीलम भगवाड़िया जो पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया की बेटी है, और दूसरे जो है डॉक्टर एमएल रंगा जो चौटाला सरकार में मंत्री भी रहे थे। और इसमें कहा जाता यह है कि जो शकुंतला भगवाड़िया इस सीट पर उनका एक अपना निजी वोट बैंक है। अगर कांग्रेस से उनकी बेटी जो है नीलम भगवाड़िया आती है तो यहाँ पे काफी टफ जो है फाइट देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में बता दूं कि इस बार राव इंद्रजीत को यहाँ से कोई बड़ी लीड नहीं मिलती, 22,000 की शायद मात्र लीड उनको मिली थी यहाँ जी। चलते हैं जोगिंदर जी के पास। जोगिंदर जी, कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, दोनों तीनों पार्टियों के क्या समीकरण बन सकता है, आपके कमेंट्स। देखिए 2014 में पहली बार बावल से डॉक्टर बनवारी लाल ने कमल खिलाया था, और 2019 में भी लगातार वो दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार उन्हें मैदान में उतारने जा रही है। हाँ, कांग्रेस में लगातार यहाँ प्रत्याशी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया 8 बार चुनाव लड़ी, जिसमें से 4 बार उन्हें फतेह हासिल हुई और 4 बार उन्हें मुक्की भी खानी पड़ी। तो मुझे लग रहा है इस बार यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कांग्रेस जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, शायद 2 बार विधायक रहे हैं डॉक्टर एमएल रंगा। वो पहले आईएनएलडी से बिलोंग करते थे, आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी काफी नजदीकियां हैं। और एक पूर्व में जो विधायक श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया की पुत्री नीलम भगवाड़िया का नाम काफी आगे चल रहा है, और वहां की जो परिस्थिति है वो उन्हें सूट भी करती है। उनके परिवार से 4 बार इस क्षेत्र में एमएलए भी रहे हैं। परंतु जो एज दिखाई दे रहा है आज भी मुझे यहाँ भाजपा का एज दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर राव इंद्रजीत का काफी बहुत बड़ा प्रभाव है। एससी वोटर्स के साथ साथ जब अहीर वोटर्स उस प्रत्याशी को मिलते हैं तो वो ऑब्वियसली आगे हो जाता है। जी। चलते हैं प्रेम जी के पास। प्रेम जी, जैसा जोगिंदर जी ने कहा कि उनको तो लग रहा है बीजेपी का एज है, आपको क्या लग रहा है? फाइट है, एज है, क्या है? कमल जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अगर बहुत मजबूत मंत्रियों में अगर कोई नाम है तो मूलचंद शर्मा, आपके कंवरपाल जी और डॉक्टर बनवारी लाल है। डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल कहीं ना कहीं वो रहे हैं। परंपरागत रूप से अगर आप देखते हो तो भगवाड़िया परिवार का यहाँ प्रेजेंस हमेशा रही है। शकुंतला भगवाड़िया जी 4 बार यहाँ से विधायक बनी और उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था 1977 में। उस समय वो जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। जब चौधरी भजनलाल जी ने 37 विधायकों के साथ दल बदल किया था तो उनके उसी का वो भी हिस्सा थी, और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस की राजनीति तो करती रही, परंतु एक बार उनका जब टिकट कट गया तो वो निर्दलीय भी जीती। और अगर आप उस परिवार की पृष्ठभूमि के साथ अब देखते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स की स्थिति, डॉक्टर मुनीलाल रंगा, जैसे अभी कथूरिया जी बता रहे थे, मुनीलाल रंगा जी केवल 1 बार 2000 में ही चुनाव जीते हैं। उससे पहले मुनीलाल जी थे, वो दूसरे मुनीलाल थे। डॉक्टर मुनीलाल रंगा पहली बार चुनाव लड़े थे
जब वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनको यहाँ से सीधा विधानसभा क्षेत्र में ले जा करके टिकट दे करके उनको फिर पहली बार में ही मंत्री भी बना दिया गया था, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। डॉक्टर रंगा उसके बाद के चुनाव हारे हैं, और अगर आपको 14 की बात याद हो तो भगवाड़िया जी की बेटी ने, जो नीलम भगवाड़िया है, उनके पति आईएएस थे आरपी चंद्र, वो चुनाव लड़ी निर्दलीय और उनको 10,000 मत उस समय भी मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस परिवार का पर्सनल वोट बैंक प्लस कांग्रेस का वोट बैंक, अगर कांग्रेस, क्योंकि वहां वही आप फिर बात करेंगे कि धड़ेबंदी है, किस धड़े को मिलता है, किसके उस पे किसके कोटे में वो सीट जाती है। अगर नीलम भगवाड़िया वहां टिकट पाने में कामयाब हो जाती हैं तो डॉक्टर बनवारी लाल के लिए चुनौती बन सकती है। अदरवाइज वो बहुत सेफ सीट है। एक और वहां जो कांग्रेस के दावेदार हैं, जिसका नाम बहुत कम लोग लेते हैं, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं जूली, उनका छोटा भाई भी इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। उनका विधानसभा क्षेत्र भी साथ लगता हुआ है, राजस्थान और हरियाणा की सीमा क्योंकि लगती है, तो उनका प्रभाव क्षेत्र भी वो है और उनका गांव जो है वो इसी में आता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी नहीं है उनकी, कांग्रेस में दावेदारी है। तो मैं कारण तो नहीं बता सकता, हो सकता है परिवार में 2 लोगों को 2 जगह, परंतु उनकी दावेदारी है। और उसी तरह से मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रंगा और नीलम भगवाड़िया जो कंटेंडर हैं, उनमें डॉक्टर रंगा क्योंकि ज्यादातर कुरुक्षेत्र में रहे हैं, मंत्री बनने के बाद भी उनका घर कुरुक्षेत्र में है, और नीलम भगवाड़िया भी क्षेत्र में नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं दूर रहने के कारण हो सकता है मतदाता। कांग्रेस यहाँ कमजोर स्थिति में है। 2014 में नीलम भगवाड़िया को, जैसा आपने बताया, 10,000 वोट मिले थे। उस चुनाव में कांग्रेस को 12,000 वोट मिले थे और जीतने वाले कैंडिडेट को 72,000 वोट मिले थे जी। और वही स्थिति 2019 में थी। बनवारी लाल को और जो हारने वाले हैं उनमें जीत का अंतर जो था 22% से ऊपर था। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपके इनपुट्स क्या कहते हैं इस सीट को लेकर? देखिए, जहां तक टिकट की बात है, नीलम भगवाड़िया या एमएल रंगा, तो मेरा अपना टेक ये है कि देखिए, दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने कहीं ना कहीं से महिलाओं को भी टिकटें देनी है, और विशेषकर रिजर्व सीट पे भी अगर कोई महिला आगे आ रही है तो उसको रोकने की कोशिश कम होगी जब तक ये साबित ना हो जाए कि इसको अगर टिकट दी तो ये पक्का चुनाव हार जाएगी। अगर मान लो एमएल रंगा और भगवाड़िया का वोटों में वेटेज बराबर है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नीलम भगवाड़िया पे ज्यादा तवज्जो देगी, रिलाई करेगी। क्योंकि अगर आप 33% की बात करते हो तो भाई 20%, 15%, कुछ तो 10, 15, 90 में से टिकटें दोगे, और उसमें से भी रिजर्व में से भी दोगे, महिलाओं को टिकट दोगे, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, तो उस हिसाब से उनका नंबर जो है और पारिवारिक बैकग्राउंड और सारी चीजें मिला लो तो बढ़ जाता है। हालांकि एमएल शर्मा भी बड़े शरीफ एमएल रंगा, उनको चौटाला साहब ही लाए थे, और ये सीट भी चौटाला साहब ने उस वक्त डिलिमिटेशन में इस हिसाब से डिजाइन हुई थी, और माहौल भी इनेलो का था। वो चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने विधानसभा भंग करके चुनाव करवाया, तो माहौल भी था कि चौटाला को पूरे हरियाणा में हर जगह से सीट मिली, साउथ हरियाणा से भी सीट मिली थी, 52 सीट मिली थी, और रिजर्व सीटों पर वैसे भी उनका पक्ष थोड़ा सा हमेशा मजबूत रहता है, क्योंकि रिजर्व सीटों पे जाट वोटों का बंटवारा काफी अच्छे ढंग से किया गया है, तो एक फोर्स उनको मिल जाती थी। उस वक्त जाटों के लीडर वही थे। 2000 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा ताकतवर जाटों के लीडर ओम प्रकाश चौटाला थे, तो जाट उनके कहने पे वोट डालता था, इसलिए एमएल रंगा जीत गए थे। जहां तक अब का सवाल है, हम अहिरवाल में 4 सीटें खोल चुके हैं, रिवाड़ी, आज बावल खुल गई, नारनौल खुल गई, और ये आपकी नांगल चौधरी खुल गई। मैं चारों सीटों के आंकड़ों को अगर एनालाइज करता हूँ तो अहिरवाल में, पूरे अहिरवाल में आज भी बीजेपी भारी है, लेकिन ये भारी आखिरी दिन तक रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें मुझे डाउट इसलिए लगता है कि इस एरिया में कांग्रेस का वोट बढ़ा है, और उस वोट बढ़ने का कारण ये है कि हम बार बार जेजेपी पे डाल देते हैं। अपोजिशन का जो वोट है
वो टूट के कांग्रेस में गया है। जेजेपी जी को सैंपल में कोई वोट इधर ज्यादा नजर नहीं आ रहा, जबकि पिछली बार उनका नारनौल में परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस बार जी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जेजेपी का वोट या कोई दूसरी पार्टियों का वोट, जिसको आप अपोजिशन का वोट कहते हैं, अब की असेंबली में तो अपोजिशन कांग्रेस ही है ना, जी तो जेजेपी भी अपोजिशन है। तो जो जी अपोजिशन का वोट है वो टूट के कांग्रेस में जा रहा है, इसलिए कांग्रेस का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे अमित ने जी कहा, मेरा भी टेक यही है कि यहाँ पे चुनाव, बावल सीट पे चुनाव क्लोज कंटेस्ट का हो सकता है, लेकिन एज आज भी बीजेपी का है, क्योंकि ओवरऑल एरिया में बीजेपी भारी है। सर, मैं एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, बात तो आपने समाप्त कर दी है। हमने अब तक जितनी सीटें एनालाइज की हैं उसमें एक कारण उभर कर मेरे मन में आ रहा है, जिस पर मैं आप लोगों की राय कल लेंगे, इस पर आज तो समय नहीं बचा है, कि हमने जितनी सीटें खोली हैं, या तो हमने थोड़ा सा अभी बैलेंस सीटें खोली हैं, और उनमें जो है बीजेपी या कांग्रेस की हवा तो नहीं दिख रही है। जैसे नांगल चौधरी, हिसार, नारनौल, रिवाड़ी, बल्लभगढ़, घरोंडा, भवानीखेड़ा, इनमें हमने बीजेपी को अपर हैंड दिखाया है। जबकि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो बहुत लिमिटेड ऐसी सीटें हैं जहां पर वो एक हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो जीत रही है, जैसे कलानौर की सीट है या एक गन्नौर की सीट है। और बाकी एक दो जो सीटें हैं रतिया और बहादुरगढ़ की, उन पर ट्रायंगुलर फाइट दिख रही है। तो इस मैं पर बता हम दूं कि गन्नौर में कैसे बोल दिया मैं आप? बड़ा साफ बता दूं कि अभी चुनाव में पलटा लगेगा। हरियाणा जी में परसेप्शन ये है कि कांग्रेस भारी है। मेरा जी डेटा बार बार ये कहता है कि नहीं, ये धीरे धीरे क्लोज कंटेस्ट होता जा रहा है, क्लोज जी कंटेस्ट होता जा रहा है। और मैं ये जी क्लोज कंटेस्ट की बात भी किसी आधार पे कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बीजेपी जब बहुत डाउन होती है वो चुनाव को कैसे लड़ती है, चुनाव को जी कैसे उठाती है। अभी मैं दो तीन जो मेरे पास इनपुट आए आज डिस्कस नहीं करूंगा। बेशक आज बीजेपी पीछे है, लेकिन जी कांग्रेस को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये चुनाव तक पीछे ही रहेगी। ये जी आगे बढ़ती जाएगी, चुनाव को उठाती जाएगी, और कांग्रेस चुनाव को और तरीके से लड़ती है। पर जो आपने जी सीटों का विश्लेषण किया है, आज की डेट में दोनों पार्टियों में 2-3% का ही, डेटा के हिसाब से देखो तो 2-3% का ही अंतर है। और 2-3% का जो अंतर है उसको कैंडिडेट हील करते हैं। मान लीजिए जी कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे आ गए बीजेपी के मुकाबले में, तो जी कोई चक्कर ही नहीं है, वो उठा देंगे, 2% और बढ़ा देंगे। मान लीजिए जी कांग्रेस के कैंडिडेट गलत आ गए और बीजेपी ने अच्छे कैंडिडेट दे दी, तो जो 3% का गैप है वो कवर कर जाएंगे। तो आज जी चुनाव कहीं किसी के हाथ में नहीं है। जो कैंडिडेट आएंगे, जी जब समझ आएगी जी कि चुनाव कहाँ खड़ा हुआ है। जी जी प्रेम जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? आखिरी 1 मिनट है आपके पास, समय हो गया है हमारा। मैं तो ये कह रहा था कि 15 तारीख को जब हम बैठेंगे, 15 तारीख विड्रॉल के बाद जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ तब कंटेस्टिंग असली चेहरा कैंडिडेट आ नजर आएगा जाएगी। चुनाव का। जी जी, तब चेहरा जो है, चुनाव का चेहरा तब देखने में मजा आएगा, और तब जो है सीटें किस तरफ जा रही हैं ये तय होगा। यही बात विनोद जी ने कही, कैंडिडेट आने के बाद ही चुनाव का जो है रंग खिलेगा। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को प्रेषित कीजिए प्रोग्राम को, कि हम ये प्रोग्राम पॉलिटिकल एनालिसिस ये हम चुनावों तक जारी रखेंगे, तो उनको साथ में जोड़िए। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार।